हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड के आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ चेंज हो रहा है, सिर्फ कंसेप्चुअल, वेरी शार्ट या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप। क्योंकि क्वेश्चन पेपर की टाइमिंग भी रिड्यूस की गई है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज होंगे। वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते ही थे, कंसेप्चुअल या वेरी शार्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते ही थे, वो बोर्ड कोई भी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। तो इसी को देखते हुए चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। पहले आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की स्टडी करने जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट एक्सप्लेनेशन के साथ, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन विद रीजन, किस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली क्या होगा और क्यों होगा। तो ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन। तो ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड जो होते हैं ये एमार्फस सॉलिड भी कहलाते हैं। दीज आर एमार्फस सॉलिड। ठीक है, एक होते हैं क्रिस्टलाइन, एक होता है एमार्फस। तो इसको हम एमार्फस सॉलिड भी कहते हैं, या इसी का एक और भी नाम है स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड। तो स्यूडो सॉलिड टर्म कहाँ से आता है? स्यूडो सॉलिड टर्म का मतलब क्या होता है? स्यूडो सॉलिड वो होते हैं जिनमें टेंडेंसी नहीं होती है कि उनको कहीं से कट किया जा सके एग्जैक्टली, या फिर उनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो, या फिर उनमें पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट हो। ये सब जिसमें नहीं होता है वो स्यूडो सॉलिड होते हैं। ग्लास को हम ऐसा क्यों मानते हैं? देखने में तो लगता है जैसे ग्लास को अगर हम ब्रेक करें तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, टुकड़ों में टूटता है, तो देखने में लगता है कि ये क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन अगर पुरानी बिल्डिंग की खिड़कियों के शीशे देखे जाएं तो क्या होता है, वो नीचे बॉटम में बल्जिंग ले लेते हैं, उनके बॉटम में बल्जिंग आ जाती है। बल्जिंग तब आएगी जब कोई चीज़ डाउनवर्ड फ्लो करेगा। तो ये फ्लो करने की टेंडेंसी लिक्विड में होती है, सॉलिड में होती नहीं है। अब सुपर कूल्ड है इसलिए हमें देखने में तो सॉलिड सॉलिड लगता है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? लिक्विड है। इसीलिए ग्लास में एक टेंडेंसी होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ फ्लो करता रहे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड हैव सेम इन ऑल डायरेक्शन। किसी सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में एक जैसा है, इसका मतलब है ये आइसोट्रॉपिक है। कैसा है? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड जिनकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में एक जैसी हो उनको आइसोट्रॉपिक कहते हैं, और जिनमें अलग अलग हो उसे एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो एमार्फस की आइसोट्रॉपिक होती हैं और क्रिस्टलाइन की एनआइसोट्रॉपिक। तीसरा क्वेश्चन क्या है? आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। आयनिक सॉलिड जो होते हैं ये सिर्फ मॉल्टन स्टेट में ही क्यों फ्लो करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड में क्यों नहीं करते हैं? तो मॉल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट जो होती है इसमें सॉलिड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करते हैं? कंडक्शन। या फिर फ्री आयंस हो, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर फ्री आयंस हो। तो अगर कोई मेटेलिक सॉलिड है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर आयनिक सॉलिड है तो उसके पास फ्री आयंस होते हैं। तो फ्री आयंस की वजह से आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और कंडक्टर, ये तीनों टेंडेंसी होती है मेटल्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटेलिक सॉलिड। फिफ्थ क्वेश्चन है, हमको पैकिंग इफिशियंसी लिखना है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की क्या होती है? 52.4%, बीसीसी की 68% और एफसीसी का 74%। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेज व्हेन सॉलिड इज हीटेड। तो शॉर्ट की डिफेक्ट अराइज होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज होगा। ये भी पूछा गया कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी अगर हम सॉलिड को हीट करें। तो यहाँ से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस का मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से शॉर्ट की डिफेक्ट अराइज होगा और सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पे शॉर्ट नोट लिखो। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? जब फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट को डोप किया जाए 13th ग्रुप के साथ, 14th ग्रुप को डोप किया जाए 13th ग्रुप के साथ तो बनता है पी टाइप। और एन टाइप कब बनता है? जब 14 को डोप किया जाए 15 के साथ। जैसा कि एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि आपके पास 15 ग्रुप के एलिमेंट हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये आपके 15 हैं। और 14 ग्रुप में कौन सा है? सिलिकॉन है। 13 ग्रुप में कौन से हैं? बोरान है, एल्युमिनियम है। तो अगर इस सिलिकॉन को बोरान के साथ मर्ज करें तो पी टाइप, अगर इस सिलिकॉन को फास्फोरस के साथ मर्ज करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं अगर कोई सेंट्रल एटम है तो इससे सराउंडिंग जितने भी डायरेक्ट अटैच्ड एटम है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे मिड वाले पार्टिकल के लिए 2 हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग जितने डायरेक्टली अटैच्ड एटम हैं वो संख्या कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल क्या हैं? किसी स्पेस में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, स्पेस में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अगर पार्टिकल्स का कर दिया जाए तो वो कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। और स्पेस में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अगर एटम्स का कर दिया जाए तो उसे कहते हैं यूनिट सेल। स्पेस में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अगर एटम्स का, पार्टिकल्स का कर दिया जाए तो इसे कहते हैं यूनिट सेल। कई सारी यूनिट सेल मिलके क्या बनाती हैं? क्रिस्टल लैटिस। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। जैसा कि एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, घर की कोई दीवार आप ले लीजिए, दीवार ईंटों से मिलके बनी है, एक सिंगल ईंट यूनिट सेल है और वो कंप्लीट दीवार एक क्रिस्टल लैटिस है। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अगर कहीं पार्टिकल्स का है तो वो क्या है? यूनिट सेल है। और कई सारी यूनिट सेल मिलके क्या बनाती हैं? क्रिस्टल लैटिस। लास्ट इस पॉइंट का, इस पेज का लास्ट पॉइंट है 10th, डिफरेंस बिटवीन टेट्राहीड्रल वायर्ड एंड ऑक्टाहीड्रल वायर्ड। वायर्ड को लेके अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी कई तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो टेट्राहीड्रल वायर्ड की बात अगर करें तो कहीं किसी स्पेस में अगर 4 स्फीयर से सराउंडेड कोई स्पेस है तो इसे कहते हैं टेट्राहीड्रल स्पेस, टेट्राहीड्रल वायर्ड। लेकिन अगर कोई स्पेस 6 स्फीयर्स से सराउंडेड है, कोई स्पेस 6 स्फीयर से सराउंडेड है तो इसे क्या कहेंगे? ऑक्टाहीड्रल स्पेस, ऑक्टाहीड्रल वायर्ड एंड टेट्राहीड्रल वायर्ड। 11th पॉइंट, फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या है? शॉटकी डिफेक्ट क्या है? तो फ्रैंकेल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम आपको हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर ये एक सॉलिड है और इसमें NaCl का मिक्सचर है, इसमें से इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो नेगेटिव दो पॉजिटिव, तीन नेगेटिव तीन पॉजिटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव अगर इस सॉलिड से निकल जाए बाहर, एकदम बाहर हो जाए, तो हम कहते हैं ये शॉटकी डिफेक्ट है। शॉटकी, छोटा हो गया कुछ ना कुछ। क्या छोटा होगा? आयन तो बराबर मूव करके गए हैं, इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, लेकिन इनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इनकी डेंसिटी घट जाएगी। फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होगा? अगर उसी सॉलिड की बात करें तो कैटायन का साइज एनायन से छोटा होता है हमेशा। कैटायन हैव स्मॉलर साइज देन एनायन। तो कैटायन क्या करता है? जो पार्टिकल्स भरे होते हैं इनके बीच में जो स्पेस खाली रह जाता है, कैटायन अपनी मेन जगह छोड़ के उस बीच की फ्री स्पेस यानी इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है। ऐसे सॉलिड में जब इस तरह का डिफेक्ट हो कि कैटायन अपनी मेन जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाए तो इसे कहते हैं
फ्रैंकेल डिफेक्ट। इसमें ना तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ही बदलेगी और ना ही डेंसिटी, क्योंकि किसी भी तरह का कोई आयन सॉलिड से बाहर नहीं गया है। फिर है आपका 12th पॉइंट, फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन इस साल के बोर्ड से हटा दिया गया, लेकिन आगे फर्दर फ्यूचर में तो आना ही है, इसलिए ये भी देख लेते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है जहाँ पे सारे के सारे डोमेन्स जो होते हैं वो एक डायरेक्शन में होते हैं, अलाइंड होते हैं। लेकिन फेरीमैग्नेटिज्म में क्या होता है, डोमेन्स आर अनइक्वली रोटेटेड। एग्जाम्पल देख लें, अरेंजमेंट, ये आपका कैसा हो गया, ये आपका फेरोमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म एक तरफ को ज़्यादा एक तरफ को कम, तो ये आपका फेरीमैग्नेटिज्म, ये फेरोमैग्नेटिज्म। 13th क्वेश्चन है 12, 16 एंड 13, 15 कंपाउंड क्या है। तो जो एलिमेंट 12 और 16 ग्रुप के एलिमेंट को मिला के बनते हैं उसे 12, 16 कहेंगे, और जो 13 और 15 को मिला के बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे, 13, 15 कंपाउंड। 14 क्वेश्चन है सम ऑफ द ग्लास ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स लुक मिल्की। पुराने जो बिल्डिंग हो जाते हैं या मॉन्यूमेंट्स हो जाते हैं ग्लास के, वो कैसे हो जाते हैं, मिल्की। तो ऐसा क्यों होता है, पता है ग्लास हमारा एमार्फस सॉलिड है। एमार्फस सॉलिड को अगर धीरे धीरे गर्म किया जाए, फिर धीरे धीरे हीट किया जाए, ठंडा किया जाए, गर्म किया जाए, ठंडा किया जाए, कई सालों तक, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में बदल जाता है। एमार्फस सॉलिड कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन, और ये प्रोसेस कहलाती है एनेलिंग। रिपीटेड ईयर्स तक हम हीट करते रहें, कूल करते रहें, ये प्रोसेस कहलाती है एनेलिंग। तो एनिलिन के थ्रू कोई भी एमार्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ये मिल्की दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन इसी जगह दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं कि अगर हमें क्रिस्टलाइन से एमार्फस बनाना है, तो यहाँ पहला कन्वर्जन था एमार्फस से क्रिस्टलाइन, स्लाइटली हीट स्लाइटली कूल। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन से एमार्फस जाना है तो हमें स्ट्रांगली हीट एंड रैपिडली कूल्ड, ये बात ध्यान रखिएगा। 15th क्वेश्चन है राइट द यूज ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड CrO2। पेपर मैग्नेटिक टेप्स और बनाने में यूज होते हैं, जिसका यूज होता है ऑडियो रिकॉर्डिंग में। डोमेन क्या है, डोमेन जो है ये मेटल आयन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन कॉल्ड डोमेन्स। सॉलिड स्टेट में मेटल आयन जो होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, एक तरह से हम कह सकते हैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को डोमेन कहते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी डोमेन कहा जाता है। और दूसरा यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, किसको कहते हैं डोमेन, व्हाट आर डोमेन, तो बताया गया मेटल आयन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स, ठीक है। और फिर है 7th पॉइंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल एंड सेमीकंडक्टर। मेटल और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन मेटल की डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों होता है, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। बैंड थियरी के अकॉर्डिंग एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं इसको कहते हैं वैलेंस बैंड, और जो खाली होता है इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो वैलेंस बैंड और जो खाली है वो कंडक्शन बैंड। अगर इनके बीच में गैप नहीं है तो ये कहलाता है कंडक्टर या मेटल। अगर इनके बीच में थोड़ा गैप है तो उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर, और अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो उसे कहते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। तो अगर इनके बीच स्पेस नहीं है तो सिंपल टेम्परेचर, जनरल टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अच्छा होगा, ईजिली इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहेगा। लेकिन अगर इनके बीच में एक गैप है, इस गैप को कहते हैं फॉरबिडन जोन।
क्या कहते हैं, फॉरबिडन जोन, द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। इस बात का ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए वो ईजिली जंप करने लगेंगे और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और कंडक्टिविटी घटेगी। मेटल में रेजिस्टेंस बढ़ जाने से टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी घटेगी, लेकिन सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। 18th पॉइंट है फॉरबिडन जोन। अभी बताया क्या होता है फॉरबिडन जोन, एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो गैप होता है उसी को कहते हैं फॉरबिडन जोन। ठीक है। और डोपिंग क्या है, दो या दो से कोई भी सब्सटेंस अगर है हमारे पास, एक मेटल नॉन मेटल कुछ भी है, अगर हम उसे कहीं ऐड कर देते हैं किसी सेमीकंडक्टर में एज एन इम्प्योरिटी, क्यों ऐड करते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। किसी सेमीकंडक्टर में कोई सब्सटेंस ऐड किया जाता है कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो इसे कहते हैं डोपिंग। किसी सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी ऐड की जाती है कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो हम इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। जिंक ऑक्साइड वाइट होता है, लेकिन हीट करने पे येलो क्यों हो जाता है, क्योंकि जिंक +2 आयन जो होता है इसकी नंबर बढ़ जाती है और ये इंटरस्टिशियल साइट पे मूव कर जाता है। जिंक ऑक्साइड की अगर बात करें, हीट करने पे क्या होगा, जिंक +2 बाहर निकलेगा और O2 ऑक्सीजन निकल जाएगा, एनायन घट गया और कैटायन बढ़ गया। एक तरह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एनायन, ये यहाँ पे रीजन होगा। लेकिन अगर इसकी बजाय यहाँ पे क्वेश्चन होता कि NaCl वाइट है और हीट करने पे येलो हो जा रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर होता ड्यू टू एफ सेंटर, क्योंकि वहाँ पे क्लोरीन के निकलने के बाद क्लोरीन से वैकेंट स्पेस जो बना उसे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है, और एनायन के मूव करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन उस स्थान को, उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर ले, ओवरटेक कर ले, तो फिर उसे कहते हैं एफ सेंटर, और एफ सेंटर भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Which point defect in its crystal unit increases the density of solid? Interstitial defect। क्योंकि interstitial defect में क्या होगा, excess cations placed in between the ions, जो खाली जगह है उसी को कहते हैं interstitial defect, और इसी में आकर के एक्स्ट्रा कैटायन बैठ जाते हैं जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ती है, और घटती किस में है, शॉर्ट की डिफेक्ट में। एब्सेंटर अभी आपको बताया था, होल और एब्सेंटर हमको बताना है। कैटायन के हटने से जो फ्री स्पेस बनता है वो होल है, एनायन के हटने से फ्री स्पेस बनता है वो भी होल है। लेकिन अगर वो होल, इलेक्ट्रॉन उसी को ऑक्यूपाई करेगा जो एनायन का स्पेस है, वो हटा और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उस स्पेस को कहते हैं एब्सेंटर। 22 हाउ टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ एन सेमीकंडक्टर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, और इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। अभी पीछे बताया था कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी अगर बढ़ानी है हमको, तो क्या करना चाहिए, हमको उसमें इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करना चाहिए, ये प्रोसेस डोपिंग कहलाती है। 23 क्वेश्चन है आपके सामने, रेशियो ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q इज X, Y एंड Y, फार्मूला क्या बनेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर P एंड Q, एक का X है एक का Y है, कोऑर्डिनेशन नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यही फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, गया PY एंड QX। नेक्स्ट, व्हाट आर सैंडविच सेमीकंडक्टर। तो हमने P टाइप पढ़ा और N टाइप पढ़ा है कि हमने सेमीकंडक्टर पढ़े हैं, एक P टाइप सेमीकंडक्टर, एक N टाइप। अगर दो P टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक N रख दिया जाए, या फिर दो N के बीच में एक P रख दिया जाए, तो ये PNP या फिर NPN सेमीकंडक्टर जो बनते हैं, इनको कहते हैं सैंडविच। दो के बीच में तीसरे को मर्ज कर दिया गया है। 25th क्वेश्चन है, व्हाट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
तो इंसुलेटर विच बिकम्स सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर कॉल्ड इंट्रिंसिक। अगर किसी इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ा देने पे वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है तो हम उसे कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये भी पीछे हमने एक क्वेश्चन बताया था कि NaCl को हीट करने पे येलो क्यों हो जाता है, तो रीजन बताया था एफ सेंटर, क्योंकि यहाँ पे Cl जो है वो अपनी जगह छोड़ेगा और उस जगह को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इसे कहते हैं एफ सेंटर। हाउ विल यू कन्वर्ट क्रिस्टलाइन इनटू एमार्फस, ये भी अभी जब एमार्फस से क्रिस्टलाइन बताना था उस जगह बताया था कि किसी एमार्फस को क्रिस्टलाइन में बदलना है तो हमें धीमे धीमे हीट यानी कि स्लोली हीट, स्लोली कूल, स्लोली हीट, स्लोली कूल, काफ़ी लंबे समय तक। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन से एमार्फस कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे को स्ट्रांगली हीट, रैपिडली कूल करना पड़ेगा। ये 27 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। MCQ की अगली लेक्चर आपको मिलेगी, अभी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पढ़ते रहिए। अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।